नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार के बारे में कि कैसे यह शेयर बाज़ार का पूरा सिस्टम काम करता है, कैसे लोगों का नुकसान होता है और कैसे लोगों का फ़ायदा होता है। तो हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से इस एक उदाहरण के साथ समझने वाले हैं कि शेयर बाज़ार का सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि एक छोटा सा शहर है जहाँ पे एक दुकान है। उस दुकान की कीमत समझो 50 लाख रुपए है और 50 लाख रुपयों का उस दुकान में माल भरा हुआ है। कुल मिला के अगर दुकान की कीमत उसके माल के साथ देखा जाए तो दुकान की कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब जो दुकान का मालिक है उसकी इच्छा है कि दुकान को आगे बढ़ाया जाए। अब उस दुकान के मालिक के पास जितना भी पैसा था वो तो उसने सारा का सारा दुकान में माल भरने में लगा दिया। अब वह दुकान को आगे कैसे बढ़ा जाए। अब अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। वह उस दुकान की फ्रेंचाइजी खोल सकता है या फिर दुकान के ऊपर एक माला बनवा सकता है जिसमें वो दूसरा माल भरे। और देखा जाए तो वह दुकान की एक बिल्डिंग बना सकता है। पहले उसके पास एक दुकान थी, अब धीरे धीरे करके उसको फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर या फिर एक साथ 2 फ्लोर बनवाना या फिर आगे बढ़ने के ढेरों उपाय हो सकते हैं उस दुकानदार के नज़रिए में। लेकिन मायने रखता है कि वो आगे बढ़ने के लिए क्या तरीका अपनाता है और आगे बढ़ने के लिए जो एक बेसिक चीज़ है जो उसको चाहिए वह है पैसा। उसके पास जितना भी पैसा था वो तो उसने दुकान में लगा लिया। अब वह और पैसा कहाँ से लाए। अगर वो पूरी की पूरी दुकान बेच देगा तो पूरी की पूरी दुकान बेचने के बाद उसे पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वो दुकान का मालिक नहीं रहेगा। अब समझिए, आगे बढ़ने के लिए वह पूरी की पूरी दुकान बेच भी दे और फिर उसके बाद पैसा आ भी गया है, उसके पास 1 करोड़ रुपए आ गया पूरी दुकान बेचने के बाद। अब वह क्या करेगा, फिर वह दूसरी दुकान लगाएगा और फिर उसे इस्टेब्लिश करेगा। तो देखा जाए तो वो उसने कुछ आगे बढ़ने के नाम पे कुछ खास नहीं किया, वह जहाँ पे था वो वहीं पे पहुँच गया। इससे बेहतर एक दूसरा उपाय हो सकता है कि उस दुकान के टुकड़े कर दे। अब टुकड़े करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दुकान का मालिक था एक इंसान जिसके पास 50 लाख रुपए थे। उसने 50 लाख की दुकान में 50 लाख रुपयों का माल भर दिया और कुल मिला के दुकान की जो कीमत बन गई माल के साथ वह बनी 1 करोड़ रुपए। अब उसे आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा उसके पास तो है नहीं, लेकिन बाहर के लोगों के पास तो है। अब बात आती है सरकार की। अब वो इंसान जाता है सरकार के पास और सरकार से कहता है कि मेरी दुकान के टुकड़े करवा दो। अब टुकड़े करना प्रैक्टिकल, असल में फिजिकली टुकड़े नहीं करने पड़ते दुकान के। एक खिलौना होता है, खिलौने के 2 टुकड़े करना अलग बात है और उस खिलौने के 2 बच्चों को खेलने के लिए दे देना अलग बात है। वैसे ही दुकान के मालकी हक के टुकड़े कर दिए जाते हैं। मतलब उस दुकान के अब जैसे एक मालिक था, वह अकेला मालिक था, उसी प्रकार अब उस दुकान के 100 अलग अलग मालिक होंगे। अब कुल मिला के इस सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, वह जो इंसान है जिसे पैसा चाहिए था, अब उसने अपना सारा पैसा तो दुकान में माल के रूप में भर दिया, उसकी जेब खाली है। अब उसको दुकान उसकी अच्छी चल रही है, लेकिन अब उसे आगे बढ़ना है, उसके लिए उसे पैसा चाहिए। आगे बढ़ने के तो बहुत उपाय हैं, लेकिन उपाय बात की बात, पहले तो उसे पैसा चाहिए कुल मिला के। तो अब वो सरकार के पास जाता है, सरकार से वह रिक्वेस्ट करता है कि मेरी दुकान के 100 टुकड़े कर दिए जाएं। अब सरकार उसके दुकान पे आती है और पूरा जायज़ा लेती है कि दुकान में कैसा काम चल रहा है, अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे रिकॉर्ड्स रहे, कमाई हो भी रही है कि नहीं। इस इंसान के पास जो दुकान का मालिक है, क्या ऐसे सच में दूसरे लोगों से पैसा लेने की ज़रूरत है कि नहीं और इसकी दुकान के टुकड़े करना सही रहेगा भी कि नहीं। पहले सरकार उसकी दुकान को पूरी तरह परखती है, उसके बाद वह उस दुकान के टुकड़े करने की परमिशन दे देती है। तो अब सरकार जो सरकार है उसकी जो दुकान है 1 करोड़ रुपए की, कुल दुकान के 100 टुकड़े कर देती है। हर एक टुकड़े की कीमत बनती है 1-1 लाख रुपए। अब होता यह है कि सरकार एक नियम भी अलॉट कर देती है। सरकार नियम यह बनाती है कि जितने टुकड़ों पे, मतलब जिस इंसान के नाम सबसे ज़्यादा टुकड़ों पे रहेगा वह इंसान उस दुकान का मालिक रहेगा। मतलब देखा जाए, अगर स्पष्ट रूप से कहूँ तो 51 टुकड़ों पर जिसका नाम रहेगा वह दुकान का मालिक रहेगा, बाकी के लोग उस दुकान के मालिक नहीं रहेंगे। तो अब होता यह है कि 1 लाख रुपए के एक टुकड़ा है और ऐसे 100 टुकड़े उस दुकान के सरकार द्वारा कर लिए जाते हैं। अब उस दुकान को, जो उस दुकान का मालिक है, उसको आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पूरी दुकान तो बेचेगा नहीं, अब वो करता ही है कि वो टुकड़े बेचना शुरू कर देता है। अब जैसे कि सरकार का यह नियम है कि जिस इंसान का नाम सबसे ज़्यादा टुकड़ों पे रहेगा वो दुकान का मालिक रहेगा, तो
तो अब उस इंसान को, जो दुकान का मालिक है, उसे मालिकी हक नहीं खोना है, उसे दुकान के मालिक बनने से पीछे नहीं हटना है, उसे मालिक ही रहना है और मालिक रहते हुए दूसरों का पैसा भी लेना है और उस दूसरों का पैसा लेने के बाद आगे भी बढ़ना है। तो करता ये है कि दुकान के 51 टुकड़े वो अपने नाम पे रखता है और जो रिमेनिंग 49 टुकड़े, जो 150 टुकड़े बचे हुए हैं, उन्हें वो बेच देता है। फिलहाल सरकार के हिसाब से टुकड़ों की जो कीमत रखी गई थी वह थी 1 लाख रुपए पर टुकड़ा। तो अब वो रिमेनिंग 49 टुकड़े, जो 150 बचे हुए टुकड़े हैं, वो बेच देता है लोगों को। अब वह लोगों को डायरेक्ट नहीं बेचता है, उसके पास एक बड़ी पार्टी आती है। वह उस पार्टी मतलब एक बड़ा इंसान आता है। वह इंसान उसको कहता है कि मुझे तेरी दुकान में इंटरेस्ट है, या फिर दुकानदार उस इंसान को कहता है कि मेरी दुकान के 150 टुकड़े खरीद लो और मुझे 150 लाख दे दो। तो वह इंसान उसे 150 लाख मतलब 49 लाख रुपीस दे देता है और दुकान के 49 टुकड़े अपने नाम पे करवा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई उस दुकानदार को 49 टुकड़े मतलब 49 लाख रुपीस क्यों देगा, और 49 टुकड़े जो दूसरे इंसान के नाम पे कर दिए गए, अब उस दूसरे इंसान को फ़ायदा क्या हुआ। तो देखिए, इन 49 टुकड़ों के बदले में वह जो दुकानदार है वह उस दूसरे इंसान को वादा करता है कि मैं जितने भी कमाऊंगा उसका 49% का हिस्सा तेरे नाम पे दूंगा। मतलब कि दुकानदार अगर 100 रुपये कमाता है, टुकड़े देने के बाद जितने भी पैसे कमाता है, हर 100 रुपये में से 49 रुपीज़ उस इंसान को जाएंगे जिसने वो 49 टुकड़े खरीदे हैं। हालांकि सारी मेहनत वो दुकानदार की रहेगी। जो 49 टुकड़े खरीदने वाला है उसकी कोई मेहनत नहीं रहेगी, सारे की सारी मेहनत दुकानदार ही करेगा। सारा का सारा आगे बढ़ने के लिए जो भी मसला है वह दुकानदार की तरफ रहेगा। कंपनी नहीं, मतलब जो दुकान है उसको चलाने का जिम्मेदारी भी उस दुकानदार की रहेगी। और वो जो 49 हिस्से जिसने खरीदे वह बस बैठे बैठे कमाई खाएगा। अब देखिए, होता ये है कि जिसने 49 हिस्से खरीदे हैं, अब उस इंसान को 9 हिस्से बेचने पड़ गए। क्यों बेचने पड़ गए? तो उसे अचानक पैसों की समझो ज़रूरत पड़ गई। कुछ ऐसा हो गया कि उसे 9 हिस्से बेचने पड़ गए। तो उसने किया ये कि 9 अलग अलग लोगों को एक एक टुकड़ा बेच दिया। मतलब अब कुल मिला के दुकान के टुकड़े कितने हो गए? 100 टुकड़े तो थे, अब 51 टुकड़े मतलब 51 टुकड़े तो दुकानदार के, जो ओरिजिनल दुकानदार, जो मालिक है, जो दुकान चला रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जिसने पैसे उठाए हैं, सरकार के पास जाके मदद ली है, उस इंसान के नाम पे 51 टुकड़े रजिस्टर्ड है, उसके नाम पे है। जो 49 टुकड़े हैं वो दूसरे के नाम पे थे और उसमें से 9 टुकड़े उसने 9 अलग अलग लोगों को बेच दिए। और अभी उस इंसान के पास, जिसने 49 टुकड़े खरीदे थे, उसके पास कुल मिला के 40 टुकड़े बचे। और इसके अलावा 9 अलग अलग लोग हैं जिनके पास एक एक टुकड़ा है। तो कुल मिला के वह 9 लोग, दुकान का ओरिजिनल मालिक और एक इंसान जिसने 49 लाख रुपीस इनिशियली दिए थे और जिसने 9 टुकड़े बेचे, वह इंसान, कुल मिला के 9 1 ऐसे कुल मिला के 11 लोग हो गए जिनके पास ये पूरे दुकान के टुकड़े कुल मिला के। लेकिन दुकान पे हक किसका है? दुकान पे हक उसका रहेगा जिसका नाम सबसे ज़्यादा टुकड़ों पे रहेगा। तो जैसा कि यह नियम सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिस इंसान का नाम सबसे ज़्यादा टुकड़ों पे रहेगा वो दुकान का मालिक रहेगा। और इस हालात में, इस कहानी जो मैंने अभी आपको बताई, उस कहानी के हिसाब से सबसे ज़्यादा टुकड़ों पे नाम था दुकान के ओरिजिनल मालिक का। इसीलिए वह दुकान का मालिक है और सारे फैसले वही लेगा और उसकी दुकान में सब कुछ उसकी चलेगी। तो अभी बात करते हैं आगे क्या होता है। देखिए, आगे होता कुछ ऐसा है कि जैसे सरकार ने टुकड़े तो करवा दिए उस दुकान के, लेकिन सरकार ने कुछ नियम बनाए। सरकार ने उस दुकानदार को कहा कि तू पब्लिक का पैसा उठा रहा है और लोगों का पैसा उठा रहा है। तो अब जो सरकार होती है वो तो जनता के लिए काम करती है ना। तो सरकार ने एक नियम उस दुकानदार पे लागू कर दिया कि तुझे हर महीने में हमें एक रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी। सरकार को उस दुकानदार को वह दुकानदार सरकार को एक रिपोर्ट हर 3 महीने में पब्लिश करेगा। हर 3 महीने में एक रिपोर्ट देगा जिसमें वह सारे बिल्स अटैच करेगा, सारी खरीदी की रिपोर्ट्स देगा, हर एक एक्टिविटी उसमें रिपोर्ट करेगा, हर एक फाइनेंशियल चीज़ उसमें रिपोर्ट करेगा कि ऐसे ऐसा हुआ है, ऐसा। कुल मिला के सरकार उसके ऊपर पूरी देखरेख रखती है और उस देखरेख की एक रिपोर्ट दुकानदार बना के हर 3 महीने में सरकार को देता है। और सरकार वह रिपोर्ट जो कुल मिला के जो बच्चे 10 लोग हैं जिनके पास समझो एक एक टुकड़ा है, 9 लोगों के पास, और एक जो इंसान है जिसके पास 40 टुकड़े हैं, ऐसे इन 10 लोगों को पब्लिश कर देती है। यह सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी है और इसके नॉमिनल से चार्जेस वो लेती है सरकार। वो कंपनी की तरफ रहते हैं और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज कटता है इनके द्वारा। तो ये ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह गिनती में नहीं आते हैं क्योंकि ये बड़े ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, इसलिए हम इनकी बात ही नहीं करेंगे।
तो अभी बात करते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए अभी अलग अलग सिनेरियोस हो सकते हैं। सबसे पहले हम एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें जो दुकानदार है जिसने 49 टुकड़े बेचे और अब उसने 49 लाख रुपीस उठा लिए, मतलब अब उसके पास दुकान है 50 लाख रुपए की, उसके पास 50 लाख रुपए का दुकान में माल है, कुल मिला के 1 करोड़ रुपए तो उसके पास है ही। इसके अलावा उसके पास 49 लाख रुपीस आ चुके हैं। अब इस 49 लाख रुपीस के बदले में उसे क्या बेचना पड़ा, उसे अपनी मालकी हक बेचनी पड़ी और आगे जाके उसका जितना भी मुनाफा होगा हर 100 रुपये में से 51 रुपीज़ उसके पास, उसकी 51 रुपीज़ वो रखेगा, 40 रुपीज़ वो दूसरे इंसान के पास जाएंगे और बचे हुए 9 रुपये उन 9 लोगों के पास जाएंगे जिनके पास एक एक टुकड़ा है दुकान का। तो अभी तक शायद आप एक ब्रॉड व्यू में समझ रहे होंगे कि यह पूरा सिस्टम कैसे चला। दुकानदार को आगे बढ़ने के लिए फंड्स की ज़रूरत थी और उस फंड्स को इकट्ठा करने के लिए इन टुकड़ों का सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इसके बीच में सरकार आ गई। सरकार क्यों बीच में आई? क्योंकि सरकार को हर किसी की एक अच्छे माहौल की परवाह है। सरकार नहीं चाहती कोई भी किसी को लूटे, इसलिए सरकार को बीच में कदम रखना पड़ा। और आज के वक्त में तो ऑनलाइन सिस्टम्स हो चुके हैं, इसलिए यह सारे सिस्टम बैठे बैठे होते हैं। पहले समझ लीजिए कि पहले यह सारे सिस्टम फिजिकली हुआ करते थे, बहुत लड़ झगड़ भी होती थी, बहसबाजी भी होती थी, जल्दबाजी होती थी, हर एक स्वाभाविक कमी देखने मिलती थी पहले के वक्त पे एक्सचेंज वगैरह में। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता है, आज सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। हम कंसिडर करते हैं पहला केस जिस दुकानदार ने 49 लाख रुपीज़ उठाए। अब उस दुकानदार को करना ये है कि उसे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए वो क्या करता है? आगे बढ़ने के लिए वह ऊपर एक माला बनवाता है 49 लाख रुपीज़ का, मतलब कि माला तो 12 लाख में ही बन जाता है और फिर तीसरा माला भी बना देता है 10 लाख और का, मतलब कुल मिला के 49 लाख रुपीज़ में से वह 19 लाख के आसपास 2 माले बनवा देता है सस्ते में और फिर जो बचा हुआ पैसा है वो उसमें माल भर देता है। तो अब होता ये से है कि पूरे शहर में अकेली एक दुकान होती है जो कुल मिला के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के रूप में, इतनी बड़ी दुकान, एक बिल्डिंग के रूप में एक दुकान वो अकेली होती है। तो ऐसे करके उस दुकान की बहुत ज़्यादा हाइप बन जाती है। इसके अलावा 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बाद पहली रिपोर्ट वो दुकानदार सरकार को पब्लिश करता है। वह रिपोर्ट बहुत ज़्यादा शानदार होती है और साथ ही वह जो दुकानदार है वह न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश कर देता है कि उसकी भविष्य में क्या क्या प्लानिंग है और सब अच्छी अच्छी चीज़ें वो मेंशन करता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आती है, जो 3 महीने बाद का फाइनेंशियल रिपोर्ट जो सरकार को पब्लिश करता है दुकानदार, वह बहुत शानदार होती है। उसमें दुकानदार के भयंकर मुनाफे हुए होते हैं। तो अब होता यह है कि जो दुकान के टुकड़े की कीमत 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा रखी गई थी, अब उस टुकड़े की कीमत बढ़ने लगती है। अब होता यह है कि जैसे दुकानदार ने तो टुकड़े कर दिए, देखिए जब दुकानदार ने उसके 49 टुकड़े बेचने का सौदा किया तो अब जिसने खरीदा 49 टुकड़े, और अभी देखा जाए तो टुकड़े कितने लोगों के पास है? 40 टुकड़े तो एक इंसान के पास है और 9 लोगों के पास वह 9 एक एक टुकड़ा है। तो ऐसे कुल मिला के 49 टुकड़े तो पब्लिक के पास है। तो अभी होता ये है कि यह जो टुकड़े हैं, यह 49 टुकड़े जब इनिशियली खरीदे गए थे एक इंसान द्वारा, तो उस इंसान के दिमाग को में यह उस इंसान के दिमाग में यह बात उसको समझनी चाहिए कि वह 49 टुकड़े वह वापस दुकानदार को नहीं बेच सकता, क्योंकि दुकानदार को वापस कैसे देगा? दुकानदार ने पैसे उठाए हैं तो अपनी डेवलपमेंट के लिए उठाए हैं ना। अगर वो एकदम से 49 टुकड़े दुकानदार को वापस बेचने की बात करेगा तो दुकानदार पैसे कहाँ से लाए? उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए तो उसने पब्लिक से उठाए और अभी तो उसके पैसे लागत के रूप में लग चुका है। तो जब भी बड़े इन्वेस्टर्स, मतलब एक निवेशक दुकानदार को पैसे देता है और बदले में वो टुकड़े उठाता है, तो दुकानदार को खरीदने वाले को यह बात समझनी चाहिए कि अब वह टुकड़े दुकानदार को वापस नहीं बेच सकता जब तक दुकानदार खुद होके ना कहे। हालांकि उसके पास एक सुविधा यह होती है कि वह अपने टुकड़े दूसरे लोगों को ज़रूर बेच सकता है, दूसरे के नाम पे ज़रूर कर सकता है, और वो उसने किए भी थे। उसने पहले 49 टुकड़े खरीदे थे दूसरे इंसान ने और उसके बाद 9 टुकड़े उसने 9 अलग अलग लोगों को बेच दिए थे। अब होता ये कि 3 महीने बाद शानदार रिजल्ट्स आते हैं, सरकार को पब्लिश करता है अच्छे मुनाफे वाले आंकड़े वो पेश करता है कि मुझे इतना इतना मुनाफा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। और इसके अलावा वह न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी दे देता है दुकानदार कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, मेरा नीचे इसकी दुकान है, ऊपर मैं इसकी दुकान खोलूँगा, फिर ज्वेलरी शॉप खोलूँगा, फिर क्या क्या करूँगा, और सारे वह भविष्य की प्लानिंग बता देता है। तो ऐसे
इन सब के चक्कर में एक हाइप बन जाती है। अब पूरे शहर के पूरे लोगों को पता है कि इस दुकान के टुकड़े बिक रहे हैं। देखिए, टुकड़े बिकने का जो कॉन्सेप्ट है यह मुनाफे वाला इसलिए है क्योंकि देखिए, सारा का सारा जो हमारी सारी की सारी जो टेंशन है, सारा का सारा जो काम है, सारा का सारा जो समय है, वो तो दुकानदार लगा रहा है ना। अब यह जो लोग हैं जिसके पास 40 टुकड़े हैं और जो दूसरे 9 लोग हैं जिनके पास एक एक टुकड़ा है, इनको कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है। इन्होंने तो बस पैसे दे दिए, सारा काम वो दुकानदार करेगा। सारे कमाने के लिए जो भी समय देना है, सारा फिजिकल मूवमेंट, सारा टेंशन, सारे रिकॉर्ड्स, हर एक चीज़ वो दुकानदार करेगा। इन लोगों को तो बैठे बैठे हिस्सा मिलेगा ना। जो 9 लोग हैं, अगर दुकानदार 100 रुपये कमाता है तो वो जो 9 लोग हैं जिनके पास एक एक टुकड़ा है, उन सभी को एक एक रुपया बैठे बैठे मिलेगा। और वो जो इंसान है जिसके पास 40 टुकड़े हैं, उसे 100 रुपये में से 40 रुपये तो बैठे बैठे मिल जाएंगे। तो यह इनके लिए बड़ी मुनाफे वाली बात है। तो जब बाकी लोगों को पता चलता है, शहर के लोगों को, कि इस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, तो जिन जिन के पास पैसा था वह सब लोग आ गए। तो अब होता ये है कि बोली लगती है। अब एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है शहर में, जहाँ पे एक तरफ वो लोग होते हैं जिनके पास उस दुकान के टुकड़े हैं और एक तरफ वो लोग होते हैं जो टुकड़े खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे दुकान का मालिक नहीं होता है, यहाँ पे वो लोग होते हैं जिनके पास टुकड़े हैं दुकान के मालिक के अलावा। मतलब दुकान का मालिक के पास 51 टुकड़े हैं, वह अगर चाहे तो उस बोली में आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वह जो लोग हैं जिन्होंने उस दुकानदार से टुकड़े खरीदे, उन्हें सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वह डायरेक्टली उस बोली में जाते हैं, और जो कि रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे निकले हैं। और उस दुकानदार ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया है कि भविष्य में यह करने वाला है, अलग अलग तरह के पूरी बिल्डिंग सजाने वाला है, अलग अलग उसमें एक जूते की दुकान, एक कपड़े की दुकान, एक ज्वेलरी की दुकान वगैरह वगैरह खोलने वाला है। तो इस चक्कर में उसके एक टुकड़े की कीमत जो सरकार ने 1 लाख रुपए रखी थी, अब उसके एक टुकड़े की कीमत एकदम बढ़ जाती है और 5 लाख रुपए हो जाती है। तो जो टुकड़ा 1 लाख रुपए प्रति टुकड़े के रूप में खरीदा गया था, अब वह 1 लाख रुपए का टुकड़ा 5 लाख रुपए में बिक रहा है, क्योंकि लोग उतने पैसे देने को तैयार है। देखिए, कीमत कैसे बढ़ती है जब देने वाले जो लोग होते हैं। मैंने आपको इवेंट के बारे में बताया था, शहर में एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। उस इवेंट में एक तरफ वो लोग थे जिनके पास टुकड़े हैं। मतलब कौन लोग आते हैं? पहले तो वो इंसान है जिसके पास 40 टुकड़े हैं, और फिर दूसरे वो 9 लोग हैं जिनके पास एक एक टुकड़ा है। अब 5 लाख रुपए कीमत हो जाती है, और एक टुकड़े की 5 लाख रुपए कीमत हो जाती है। तो जिनके पास एक एक टुकड़ा था, उनके पास देखा जाए तो टुकड़ा एक ही है, लेकिन कीमत 9-9 लाख रुपए, सॉरी 5-5 लाख रुपए हो चुकी है, क्योंकि देने वाले तैयार है। अब 5 लाख रुपए ऐसी कीमत नहीं हो गई। पहले एक आधा सौदा हुआ होगा, 2 लाख पे सौदा हुआ होगा, फिर 2 लाख खरीदने वाले को और बड़ी कीमत मिली होगी, उसने 3 लाख में बेचा होगा, फिर 3 लाख में बेचने वाले ने 5 लाख में बेचा होगा। ऐसे करके 5 लाख रुपए कीमत एक टुकड़े की हो गई। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिस इंसान ने 40 टुकड़े खरीदे थे 40 लाख रुपए के, अगर 5 लाख के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो उसका जो पैसा है 40 लाख रुपए, वह कुल मिला के 2 करोड़ रुपए हो चुका है। उसे बैठे बैठे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का मुनाफा हो चुका है। अब होता यह है कि जब टुकड़े की कीमत धीरे धीरे बढ़ रही थी, जब पहले तो रिकॉर्ड्स अच्छे आ गए, तो फिर कीमत 1 लाख के 2 लाख हो गई एक टुकड़े की, और फिर जब 2 लाख कीमत हुई तो फिर उन 9 लोगों ने अपने टुकड़े बेचे, और फिर जिन्होंने टुकड़े खरीदे वो फिर इस तरफ आ गए। जो मैंने इवेंट की बात की थी, जब इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ शहर में, तब एक तरफ वो लोग थे जिनके पास टुकड़े हैं और एक तरफ वो लोग थे जिनके पास टुकड़े नहीं हैं। तो जो टुकड़ा खरीदता वो इस तरफ आ जाता, जिसके पास जो टुकड़ा मतलब बेच देता, जो खाली हो जाता, जिसके पास कोई भी टुकड़ा नहीं होता, वो इस तरफ आ जाता। तो जब टुकड़े की कीमत बढ़ी तो फिर जिसने बेचा टुकड़ा, वो जो खाली होने के बाद वो इस तरफ आ गया, और जिसके पास टुकड़े आ गए वो फिर इस तरफ आ गया। तो कुल मिला के यह सौदे चलते रहे उन 9 लोगों के बीच में, 9 टुकड़ों के बीच में, और फिर इन लोगों के बीच में जिनके पास टुकड़े नहीं हैं। तो ऐसे करते करते पहले कीमत 1 लाख से 1.5 लाख पे गई, फिर 2, 3, 4, ऐसे करके कीमत 5 लाख तक पहुंच गई। और जिसके पास 40 टुकड़े थे, उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कीमत एक टुकड़े की 5 लाख नहीं पहुंच गई, और जब तक उसके 40 लाख रुपए 2 करोड़ नहीं बन गए। अब उसने क्या किया, जब एक टुकड़े की कीमत 5 लाख पे पहुंच गई, तब उसने 40 के 40 टुकड़े बेच दिए और उसके पास 2 करोड़ रुपए कैश आ गए। तो अब उस इंसान का मुनाफा क्या हुआ, उसने 40 लाख रुपए
के 40 टुकड़े खरीदे थे। अब उसने वही 40 टुकड़े 2 करोड़ रुपए में बेचे, उसे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बैठे बैठे मुनाफा हुआ। हालांकि अभी तक उसने कुछ भी फिजिकल मूवमेंट नहीं की, उसने सिर्फ पैसा लगाया। यहाँ पे पैसे से पैसा बना, बिना कोई मूवमेंट के इंसान को धंधा करने मिला, बिजनेस करने मिला। इसीलिए शेयर बाज़ार में इतनी ज़्यादा मोही बन जाती है, लोग इतना ज़्यादा इसमें डूब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बिना कुछ किए एक रिटर्न मिलता है। अगर आप 20% हिस्सा खरीद ले तो फिर आप 20% मालिकी हक बन जाते हैं, उस दुकान के मालिक बन जाते हैं। 20%, हर 100 रुपये में 20 रुपये आपको मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो भी कंसिडर करते हैं। अभी तक मैंने जो कहानी बताई आपको, उसमें यह मैंने सब अच्छा बताया। अब एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं, सब कुछ वैसा ही रखते हैं। जो दुकानदार है उसने 49 टुकड़े बेचे, 40 टुकड़े एक इंसान ने रखे, 9 टुकड़े उसने वापस बेच दिए 9 अलग अलग लोगों को। अब होता ये है कि दुकान में आग लग जाती है, दुकान बर्बाद हो जाती है, सारा माल सड़ जाता है, दुकान ख़त्म हो जाती है और सिर्फ ज़मीन बचती है, और वह ज़मीन भी कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे हाल हो जाते हैं, श्राप लग जाता है उसके ऊपर, इतने गंदे हाल हो जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो अब वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। यूँ समझ लीजिए भूकंप आ जाता है, ज़मीन ही गायब हो जाती है, ऐसे हाल हो जाते हैं उस दुकान के। तो अब ना दुकान बची, ना उसमें माल बचा, यहाँ तक कि मालिक ही मर जाता है। तो अब होता ये है कि जो 49 टुकड़े जो पब्लिक के पास थे, जिसमें से 9 टुकड़े एक अलग अलग इंसान के पास थे और 40 टुकड़े इस इंसान के पास थे, जिसने कुल मिला के 49 लाख रुपीस पब्लिक से लिए गए थे। अब पब्लिक के सारे पैसे डूब जाते हैं। हालांकि उस दुकान का कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं रहता, इसलिए पैसे कभी रिकवर ही नहीं होते। तो अब आप रिस्क को समझ सकते हैं। अब देखिए, यह तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। असल में होता ये है कि अगर दुकानदार ने पैसे उठाए और पब्लिक से उठाए, और पब्लिक के ऊपर हमेशा एक रिस्क रहता है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस में वो मालिकी हक खरीद रहे हैं। अगर वो इंसान 40% हिस्सा खरीद रहा है दुकान का, तो 40% दुकान का मालिक बन जाता है। दुकान में अगर मुनाफे का वह हकदार होता है, तो वह घाटे का भी हकदार होता है। अगर हर 100 रुपये की कमाई होती है दुकानदार की, तो 40 रुपये इसको मिलेंगे। लेकिन अगर 100 रुपये का घाटा होता है, तो 40 रुपये इसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अब जेब से भरना डायरेक्टली तो नहीं पड़ेगा, बस उसके दुकानदार का जो टुकड़े की कीमत है बेसिकली वह कम हो जाएगी बस। और टुकड़े की कीमत कम से कम 0 हो सकती है, और वो तभी होगी जब पूरी की पूरी कंपनी डूब जाएगी। तो इस तरह से यह शेयर बाज़ार थोड़ा सा सिस्टम काम करता है। वैसे एक और केस सिनेरियो कंसिडर करते हैं। इस केस सिनेरियो में हम बात करेंगे पहले केस के कंटिन्यूएशन की। जो पहला केस मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, जहाँ पे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया शहर में, जहाँ पे एक तरफ वो सभी लोग हैं जिनके पास टुकड़े हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास टुकड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे वह इंसान जिसके पास 40 टुकड़े थे, उसने 5 लाख प्रति टुकड़े, जब एक टुकड़े की कीमत 5 लाख रुपए हो गई, तो उस इंसान ने 40 के 40 टुकड़े 2 करोड़ रुपए में बेच दिए और 1 करोड़ 60 लाख का मुनाफा लेके घर चला गया। और अभी वो जो इवेंट था, उस इवेंट में जो भी घटनाएं घटती रही, वो इवेंट वैसे ही चलता रहा। एक तरफ वो लोग बैठे रहे, कुल मिला के 49 टुकड़े थे, तो 49 लोग एक तरफ हमेशा बैठे ही रहे, अगर हर किसी के पास एक टुकड़ा कंसिडर किया जाए, और वो सौदे होते ही रहे। कभी कीमत 5 लाख गई, कभी कीमत एक टुकड़े की 6 लाख तक पहुंची। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सरकार ने उस कंपनी के ऊपर डाउट करना शुरू किया और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा दी, और पूरे शहर में न्यूज़ फैल गई कि सरकार ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सीबीआई आ गई है, पुलिस वाले आ गए हैं और उस दुकान पे निगरानी वगैरह रख रहे हैं, और दुकानदार से बैठ के पूछताछ की जा रही है कि आखिर तूने पब्लिक का पैसा उठाया है, और हमें डाउट है कि तूने अपना पैसा सही तरीके से खर्च नहीं किया है। कुछ ना कुछ गैर जिम्मेदारीपंती उस दुकानदार ने दिखाई है, जिसकी वजह से दुकान का कुछ ना कुछ घाटा हुआ है। तो अब होता ही है कि इस न्यूज़ के चलते पूरे शहर के जो खरीदार होते हैं, जो एक तरफ बैठे थे ना लोग, जो खरीदने वाले थे टुकड़े, वह डर जाते हैं। तो अब वो 5 लाख रुपए देने को तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं कि अब तो मैं 50,000 रुपये भी नहीं दूंगा एक टुकड़े के, अब मैं 20,000 रुपये दूंगा एक टुकड़े के, 20,000 भी नहीं, मैं तो 10,000 रुपये एक टुकड़े के दूंगा।
तो अब होता ये है कि जो खरीदने वाले हैं वो 10,000 रुपये का रिस्क लेने को तैयार है कि मैं अब इस दुकान के जो टुकड़े हैं वो तो 10,000 रुपये प्रति टुकड़ा ही खरीदूंगा। लेकिन जो बेचने वाले हैं वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि क्या पता कल को जाकर दुकान बंद ना हो जाए, क्योंकि दुकान बंद हो गई तो हर एक टुकड़े की कीमत ज़ीरो हो जाएंगी। तो वो बेचने वाले डर के वजह से वह सारे के सारे टुकड़े 10,000 रुपये प्रति टुकड़ा बेच देते हैं और उन्हें अपनी लागत, जो अब देखिए लागत सबकी अब अलग अलग हो सकती है। जिसने 1 लाख रुपए का, जो 9 लोग मैंने शुरू में पकड़े थे ना, जिनके पास हर एक लाख रुपए का टुकड़ा था, हर किसी के पास एक टुकड़ा था 1 लाख रुपए की खरीदी वाला। अब उसमें से अगर कोई इंसान ऐसा होगा जिसके पास 1 लाख रुपए का एक टुकड़ा था और उसने अभी तक बेचा ही नहीं होगा, तो उसे कुल मिला के 90,000 रुपये का घाटा हुआ है। किसी ने अगर वो टुकड़ा 5 लाख रुपए में ख़रीदा होगा तो उसे 4,90,000 रुपये का घाटा हुआ होगा। किसी ने अगर वो टुकड़ा 2,60,000 में ख़रीदा होगा तो उसे 2.5 लाख रुपये का डायरेक्टली घाटा हुआ होगा। किसी ने अगर वो टुकड़ा 3 लाख रुपए में ख़रीदा हुआ होगा तो उसे 2,90,000 का घाटा होगा अगर वो 10,000 में बेचेगा तो अब होता ये है कि समझो 49 टुकड़े मार्केट में थे पब्लिक के पास, तो उन 49 टुकड़ों में से, मतलब 49 मालिक लोगों में से 48 मालिक ऐसे होते हैं जो टुकड़े 10,000 रुपये के भाव पे बेच देते हैं। अब 48 लोगों ने 10,000 रुपये के टुकड़े बेच दिए, ठीक है, 10,000 रुपये प्रति टुकड़े बेच दिए। अब एक इंसान ऐसा होता है 49 लोगों में से जो वो 10,000 रुपये का टुकड़ा नहीं बेचता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह इन्वेस्टिगेशन झूठी है और यह सब दुकानदार को भड़काने के लिए जो दुकानदार के दुश्मन हैं वह सब कर रहे हैं और आखिर में यह सब सॉल्व हो जाएगा। उसने असल में उस एक इंसान ने उस दुकान की पूरा डिटेल जायज़ा ली, उस इंसान के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे और पर्सनली वो दुकानदार से बात करके आया कि ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। तो 48 लोगों ने, जो 49 टुकड़े मार्केट में थे, पब्लिक के पास थे 49 लोगों के पास, अब उस 49 लोगों में से 48 लोगों ने हर अपने जो टुकड़े थे वो 10,000 रुपये के भाव पे बेच दिए और अलग अलग तरह के घाटे पाए। किसी ने 3 लाख का घाटा, किसी ने 4 लाख का घाटा, किसी ने 2.5 लाख का घाटा पाया। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने 10,000 रुपये के भाव होने के बाद भी टुकड़ा नहीं बेचा। तो अब होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन झूठी निकलती है और बाद में पता चलता है कि यह सब जानबूझ के दुकानदार के दुश्मनों ने किया था। तो अब होता यह है कि दुकान जो टुकड़े हैं उसकी वापस कीमत बढ़ने लगती है। इस बार होता यह है कि 1 साल बीत चुका होता है और 1 साल के बाद कुल मिला के दुकान एक फाइनल रिपोर्ट दी जाती है दुकानदार के द्वारा सरकार को कि उसे इतना भयंकर मुनाफा हुआ है और आगे जाके वह और मतलब और एक्सपांड करना चाहता है और उसे एंजल इन्वेस्टर्स भी मिल चुके हैं। और ऐसी भी न्यूज़ आती है कि उस दुकानदार को पर्सनली इन्वेस्ट करने वाले अलग से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वह दुकान का जो कारोबार है बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। कुछ ऐसा होता है कि वह दुकानदार की जो 10,000 रुपये पर टुकड़े की कीमत थी, अब वह टुकड़े की कीमत 10 लाख रुपये हो जाती है। तो जिन लोगों ने 10,000 रुपये प्रति टुकड़ा बेचा था वह लोग अफसोस मना रहे होते हैं, लेकिन वह जो इंसान जिसने 10,000 रुपये, जो 49 लोगों में से एक वो इंसान था जिसने 10,000 रुपये का टुकड़ा नहीं बेचा था, अब उसके टुकड़े की कीमत करीब करीब 10 लाख रुपये पहुंच चुकी होती है। अगर वो 10,000 रुपये में वो बेच देता तो वो उसे घाटा होता। अब वह जो एक इंसान है, यह वही इंसान है जिसने 1 लाख रुपये में टुकड़ा शुरुआत में ख़रीदा था और उसने कभी भी नहीं बेचा था। उसने इंतज़ार किया था, पहले कीमत 10,000 पे गई 1 लाख से, उसके बाद डायरेक्ट 10 लाख पे पहुंच गई। अब इन सब में अलग अलग वक्त लगता है। इस केस में तो मैंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन कंसिडर किया, मैंने तो 1 ही साल बात की, लेकिन जनरली 15 से 20 साल लग जाते हैं अगर आपको बहुत बहुत अच्छा पैसा कमाना है आपकी कम से कम निवेश के साथ। तो यह जो एग्ज़ाम्पल था, इस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको एक छोटे स्तर पे बताया कि किस तरह से यह पूरा सिस्टम काम करता है। अब आप जस्ट कंसिडर कर लीजिए कि दुकान की जगह पे एक कंपनी है, कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए और कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो करती है कंपनी की वह कंपनी, जैसे कि इस केस जो मैंने आपको उदाहरण दिया, उस उदाहरण में मैंने आपको यह बताया कि दुकान के 100 टुकड़े कर दिए गए। अब वो कंपनी अपनी कंपनी के करोड़ों में, लाखों में, अरबों में टुकड़े कर देती है और वह लाखों करोड़ों टुकड़े पब्लिक में फ्रीली बांट देती है कि इतने रुपए पे हम टुकड़े बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद लेती है। सिंपली कंपनी जितनी आगे बढ़ती है उस हिसाब से वो टुकड़ों की कीमत भी बढ़ती रहती है और उन टुकड़ों को हम कहते हैं शेयर्स। बस वही कॉन्सेप्ट है। बाकी जो भी मैंने आपको कहा
वह सब कुछ आप इससे रिलेट कर सकते हैं। और वह जो मैंने इवेंट के बारे में बात की थी, जो शहर में इवेंट हुआ और उस इवेंट में एक तरफ वो लोग थे जो बेच रहे हैं अपने टुकड़े और एक तरफ वो लोग हैं जो खरीद रहे हैं अपने टुकड़े। तो यह जो इवेंट है वह एक तरह से ऑनलाइन होता है। यह मैं पर्सनली ज़ेरोदा नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप दलाल कह सकते हैं, जो उसे ब्रोकर कह सकते हैं, वह यह सब कारोबार ऑनलाइन आजकल घर बैठे होता है। यह कारोबार पहले के वक्त पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पहले फिजिकली हुआ करता था, वहाँ पे जाना पड़ता था, कागजात के रूप में यह सब काम होता था। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, कुछ भी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ अकाउंट वगैरह भी घर बैठे ही खुल जाता है। इन सब चीज़ों की डिटेल्स आपको मिल जाएगी दूसरे वीडियोस में, लेकिन हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यह था कि उन लोगों को शेयर बाज़ार के बारे में समझाया जाए जिन लोगों को शेयर बाज़ार में रुचि नहीं है, ताकि वो कम से कम समझ तो पाए कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अब अगर मैंने आपको तीसरे केस के बारे में बताया था, तो जो तीसरा केस है उसमें एक इंसान के बारे में मैंने बताया था जिसने 40 टुकड़े खरीदे थे और उसने 40 टुकड़े 1 लाख रुपए पर प्रति टुकड़े के भाव पे खरीदे और 5 लाख रुपए प्रति टुकड़े पे बेचे और कुल मिला के अपनी 40 लाख के निवेश पे 1 करोड़ 60 लाख का मुनाफा उसने जनरेट किया, कमाया। और एक और इंसान के बारे में बात की थी, जिस इंसान ने 1 लाख रुपए में शुरुआत में टुकड़ा खरीदा था, उसके टुकड़े की कीमत समझो 10,000 रुपये पे पहुंची थी और बाद में उसके टुकड़े की कीमत 10 लाख रुपए पे पहुंच गई। तो यह जो है, यह निवेश के तरीके, यह इन्वेस्टमेंट के तरीके, आई एम सॉरी तो देखिए, यह जो है निवेश के तरीके हैं। यह निवेश का एक तरीका उस इंसान ने अपनाया था जिसने 40 लाख रुपए दे के 40 टुकड़े खरीदे, और एक निवेश का तरीका है जो उस इंसान ने अपनाया था जिसने 1 लाख रुपए दे के 1 टुकड़ा खरीदा। तो एक निवेश के तरीके के हिसाब से 40 लाख के बदले में उसने 5 लाख पे 40 लाख के बदले में उसने 2 करोड़ में बेचे और 1 करोड़ 60 लाख का उसने मुनाफा कमाया। और एक निवेश का तरीका होता है जिस तरीके के बलबूते 1 लाख रुपए के निवेश करने के बाद उसने 10 लाख रुपए कमाए। तो यह निवेश के अलग अलग तरीके हैं और एक सबसे शानदार तरीका है निवेश का जिसे पिरामिड इन्वेस्टिंग कहते हैं। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके निवेश के तरीक़ों को समझना है जो कि वॉरेन बफेट जी इस्तेमाल करते हैं। वॉरेन बफेट जी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बस इतना बता सकता हूँ कि जो वॉरेन बफेट है, उनका काम ही यही है कि वो कम भाव में शेयर्स को खरीदते हैं और ज़्यादा भाव में शेयर्स को बेच देते हैं, लेकिन वो इंतज़ार लंबे समय के लिए करते हैं। जिस तरह से वो एक इंसान की मैंने बात की थी ना, जो 49 लोगों में से एक इंसान था जिसने 1 लाख रुपीज़ पे शेयर खरीदे और फिर 10 लाख रुपए पे शेयर बेचे, मतलब कि टुकड़ा खरीदा 1 लाख रुपए पे और फिर टुकड़ा बेचा 10 लाख रुपए में। तो वह जो इंसान है, वह इंसान है वॉरेन बफेट के टाइप वाला इंसान। मतलब जो स्वभाव वॉरेन बफेट का है वही स्वभाव इस इंसान का भी ज़रूर रहा होगा, इसलिए तो इसने 1 लाख रुपए के 10 लाख रुपए कमा लिए। तो वॉरेन बफेट एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है और जस्ट इस इन्वेस्टमेंट के बलबूते उन्होंने कुल मिला के आज के वक्त में दुनिया के टॉप जो सबसे अमीर इंसान है 10 पूरी दुनिया में, आज उनका नाम उसमें शुमार है, जस्ट इस निवेश के बलबूते। और यही जो मेथड है जिसमें बैठे बैठे हमें माल की हक मिल जाती है और हिस्सा मिलता है, प्रॉपर कमाई मिलती है, माल की हक की वजह से। और दूसरी बात, बैठे बैठे कमाई होने की वजह से लोग शेयर बाज़ार के लिए पागल हो जाते हैं और धूम धड़ाके से इसमें पैसा डाल देते हैं। लेकिन कभी भी एकदम से निवेश करना सही बात नहीं होती है। हालांकि हमारा वीडियो का जो उद्देश्य था वो तो बस इतना ही था कि आपको एक बेसिक गाइड दी जाए कि शेयर बाज़ार क्या होता है। हालांकि इसके अलावा एक सौदा बाज़ार नाम की चीज़ होती है जो कि शेयर बाज़ार का लगभग आधा हिस्सा है, यानी कि समझ लीजिए कि सिक्के का दूसरा रूप है। शेयर बाज़ार जो है उसे समझना काफ़ी आसान है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि क्या होता है शेयर बाज़ार। लेकिन इसके अलावा शेयर बाज़ार का दूसरा भी पहलू है, एक दूसरा रूप है, एक रिस्की रूप, जहाँ पे लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं और रातों रात ज़मीन पे आ सकते हैं। तो वह जो रूप है उसे कहते हैं, उसे एक नाम दिया गया है। इंग्लिश में उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट, और हिंदी में उसे कहते हैं सौदा बाज़ार। तो उस सौदे बाज़ार के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे
मुझे पता है वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वह भी अच्छी ही लगेगी। और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के मेथड की, निवेश के तरीके की, जो उस इंसान ने अपनाया जिसने 40 लाख दे के 40 शेयर खरीदे, और उस इंसान ने अपनाया जिसने एक टुकड़ा खरीद के 1 लाख रुपए में खरीद के 10 लाख में बेचा। और निवेश का वह तरीका जो वॉरेन बफेट जी अपनाते हैं और जिस तरीके के बलबूते आज वह दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में एक है। तो उस निवेश के तरीके के बारे में हमने स्पेशली वीडियो बनाया। उस निवेश के तरीके का नाम है पिरामिड इन्वेस्टिंग, और वह इन्वेस्टिंग का तरीके के लिए हमने स्पेशली वीडियो बना के रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हालांकि इस वीडियो के प्रति आपकी जितनी भी शंकाएं हैं वह सब नीचे कमेंट कीजिए और हम आपकी सारी शंकाएं दूर ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करके। उन लोगों को वीडियो